हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैपिट्यूड्स द कैपिटल ऑफ लर्निंग। आज के सेशन में हम लोग गेटको 2024 विद्युत सहायक जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए जो टीयर 1 का आपका एग्जामिनेशन जून मंथ में होने वाला है, उसके लिए प्रीवियस ईयर के कंप्यूटर नॉलेज इस सब्जेक्ट से हम लोग क्वेश्चंस को एनालिसिस करेंगे विद देयर डिटेल सॉल्यूशन। काफी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है क्योंकि आपको पता है टीयर 1 और टीयर 2 ये नए पैटर्न में आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। अगर आपको टीयर 2 में जाना होगा तो टीयर 1 को अच्छी तरीके से क्लियर करना होगा और उसमें एक इंपॉर्टेंट इंटीग्रल सब्जेक्ट आता है हमारा कंप्यूटर नॉलेज, जिसमें से आप 20 में से 20 क्वेश्चंस को किस तरीके से एक्यूरेटली अटेम्प्ट कर सकते हो, इसका भी आपको मैं स्ट्रेटेजी बताने वाला होगा। काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है सेशन। इस सेशन को शुरू करने से पहले आपको मैं बताना चाहता हूं, अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हो तो आज ही कैपिट्यूड्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन के बेल को क्लिक करके ऑल पे क्लिक कीजिएगा, सो दैट इंपॉर्टेंट अपडेट आपको टाइम टू टाइम विद अप टू टीयर 2 एग्जामिनेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगा। ठीक है, और आपको ये भी बताने वाला हूं क्या प्रीवियसली जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए थे उसका डिफिकल्टी लेवल जो था, क्या इस साल भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे या नहीं, ये सारी चीजें मैं आपको टाइम टू टाइम बताने वाला हूं। सेशन को शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहले देखना होगा आपको कि प्रीवियस ईयर का जो कंप्यूटर अवेयरनेस का पहला सेशन हमने डाल के रखा है कैपिट्यूड्स पे, इसको भी आपको जाके देखना होगा। और साथ ही साथ जो अगर आपको ऑफिशियल सिलेबस देखना होगा, ये भी हमने हमारे चैनल के ऊपर प्रोवाइड करके रखा है। और 19 फरवरी 2023 का जो पेपर था गाइस, पिछले साल का जीएससीसीएल का, उसका हमने कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करके रखा है। इलेक्ट्रिकल का है गाइस, टेक्निकल का, इसको भी अगर आपने नहीं देखा होगा तो जाके देख सकते हो। ठीक है, आपको टीयर 1 और टीयर 2 का एग्जामिनेशन पैटर्न पता ही होगा। टीयर 1 में आपको सबसे ज्यादा मार्क्स जो होते हैं वो आते हैं रीजनिंग में 25 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 25 क्वेश्चन, इंग्लिश में 15, गुजराती आपको लैंग्वेज आपको क्वेश्चन पूछेगा 15 क्वेश्चन, और कंप्यूटर नॉलेज जिसमें से आपको 20 क्वेश्चन पूछेंगे गाइस। ठीक है, जिस तरीके से आप क्वेश्चंस को एनालिसिस करोगे तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अप था। अब क्योंकि आपका 1-4 ये जो आपको टीयर 1 और टीयर 2 इस साल से नया इंट्रोड्यूस हो चुका है, तो आपका जो पेपर पैटर्न रहेगा ये आपका मीडियम लेवल तक का रहने वाला है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग एनालिसिस करके आपको बताने वाला होगा। आज के सेशन में जो आपको कंप्यूटर नॉलेज का कंटेंट मिलने वाला है, जो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखने मिलेगा, वो उसके लेके आपको बिल्कुल भी डरना नहीं क्या आपका ये कंप्यूटर नॉलेज होगा या नहीं। सारी चीजें हमने पूरे प्लान करके रखी है। इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो आपको रहने वाला है बाकी सब्जेक्ट्स के लिए, वो भी हमने डाल रखा है। ठीक है, तो आपको ये 100 क्वेश्चंस का पेपर रहेगा, टोटल 100 मार्क्स रहने वाला है। इसको क्लियर करने के बाद ही आपका टीयर 2 जहां पे आपको 100 क्वेश्चन प्योरली टेक्निकल का देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें भी 1/4 नेगेटिव है। आपका नेक्स्ट मंथ में एग्जामिनेशन है, तो किस तरीके से इन चारों सब्जेक्ट्स को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रीजनिंग, क्वांटिटेटिव, आपका इंग्लिश और कंप्यूटर नॉलेज। ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट प्रिपेयर करना रहेगा। उसमें से भी सबसे ज्यादा मार्क्स अगर हम लोग देखते तो ये क्वांट्स और रीजनिंग को ही सबसे ज्यादा मार्क्स है। ठीक है, तो इसके लिए आपको तैयारी करनी रहेगी। ठीक है, सो अभी हम लोग बिना किसी डिले के हमारे सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं अभी हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चंस को देख के बिल्कुल डरना नहीं कि क्या आपको कंप्यूटर अवेयरनेस हो पाएगा नहीं हो पाएगा। सारी चीजें हमने आपके लिए बना के रखी, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं। देखिएगा, सबसे पहले हमारे पास में क्वेश्चन आ चुका है हमारा। ठीक है, द डेटा लिंक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। अब देखिए, जो प्रीवियसली जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, आपको हर शिफ्ट में 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसी तरीके से आपको हर एक शिफ्ट के अलग अलग जो भी प्रीवियसली पूछे गए थे, ठीक है, वो आपको मैं बताने वाला हूँ। इसलिए आपको नंबर 1 दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए, यहाँ पे जो आपको डेटा कम्युनिकेशन से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। ओके, बताया गया है डेटा लिंक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, 4 ऑप्शन बताए गए, फ्लो कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल, एरर कंट्रोल और राउटिंग के लिए। ओके, तो देखिए, ओएसआई मॉडल में टोटल नंबर ऑफ लेयर रहती है 7 लेयर। ये क्वेश्चन बन के भी पूछा सकता है, ये ध्यान देना होगा। ठीक है, उसमें लेयर का जो सीक्वेंस रहता है, ठीक है, वो भी आपको ध्यान में रखना रहेगा। उस लेयर में जो आपकी डेटा लिंक लेयर रहती है, ठीक है, डेटा लिंक लेयर ये रहती है हमारी सेकंड नंबर की लेयर, बराबर है। उसके अंदर फ्लो कंट्रोल रहता है, एक्सेस कंट्रोल रहता है और एरर कंट्रोल रहता है, लेकिन राउटिंग नहीं रहता है। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ओनली 1, 2 एंड 3। अब यहाँ पे राइट साइड में आपको जो है डेटा एक ओएसआई मॉडल की, ठीक है, तो जो ओएसआई है इसका फुल फॉर्म पहले आपको ध्यान में रखना होगा, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ये फुल फॉर्म भी क्वेश्चन बन के पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। एक तो हो गया इसका फुल फॉर्म ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, या फिर टोटल नंबर ऑफ लेयर कितनी रहती है, 7 लेयर, ये भी क्वेश्चन बनता है। इसमें से डेटा लिंक लेयर कौन से नंबर की लेयर है, सेकंड नंबर की लेयर। उसके अंदर आता है हमारे पास में ईथरनेट, पीपीपी, स्विचेस, ब्रिजेस। ठीक है, फिजिकल लेयर में आपके जो फाइबर ऑप्टिक्स केबल हो गया, वायरलेस राउटर्स हो गया, ठीक है, हब्स हो गया, रिपीटर्स हो गया, ये आता है सबसे पहली लेयर। उसके बाद में डेटा लिंक आती है, ये इसका सीक्वेंस इसी तरीके से ध्यान में रखना रहेगा। देन आता है नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड देन एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन सबसे टॉप मोस्ट हमारे लेयर रहती है। आपको टॉप मोस्ट और बॉटम मोस्ट कौन सी होती है, ऐसा भी क्वेश्चन बन के पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन काफी बार पूछे गए थे। क्लियर है, तो डेटा लिंक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल, एरर कंट्रोल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। क्लियर हो चुका है गाइस? बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिएगा, क्या कह रहा है हमारे पास क्वेश्चन। इन अ डैश टोपोलॉजी ईच डिवाइस हैज अ डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक ओनली टू सेंट्रल कंट्रोलर यूजुअली कॉल्ड हब। ठीक है, बताया गया इनमें से 4 टोपोलॉजी में कौन से ऐसे टोपोलॉजी में जो है यहाँ पे डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक रहता है सिर्फ सेंट्रल कंट्रोलर के साथ।
ठीक है, जिसको हम लोग हब कहते हैं। इसी का मतलब क्या है, हर एक डिवाइस का हब के साथ में पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन रहता है, बराबर है। तो ये कौन सी टोपोलॉजी में होता है, ये होता है स्टार टोपोलॉजी में। आपको पता होना चाहिए स्टार, रिंग, मेश, बस ये अलग अलग तरीके के टोपोलॉजीज रहते हैं। इसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन जो बनते हैं आपको इस तरीके से डेफिनेशन बनता है और ऐसे इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है। तो यहाँ पे जो हब है ये इस तरीके से स्टार की तरह दिखाई देता है, तारे की तरह दिखाई देता है। क्लियर है। तो यहाँ पे जो हब के साथ है इसको हम लोग जो है, ये हमारे पास नोड्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग, वो हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है। तो जो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन किसके साथ बनाया है, सिर्फ हब के साथ है। क्लियर है। तो ये कौन सी टोपोलॉजी में आता है, ऐसा रिवर्स क्वेश्चन पूछा था तो ये आता है हमारा स्टार टोपोलॉजी के अंदर। क्लियर है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है गाइस, बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखिए, ये ट्रू और फॉल्स कौन से है, इस तरीके से क्वेश्चन काफी बार पूछे गए थे। देखिएगा इसमें बताया गया आपसे सबसे पहला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स हमारे पास बताए गए, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है हमें पूछा गया। सबसे पहला स्टेटमेंट बताया गया, अ कलेक्शन ऑफ 8 बिट इज कॉल्ड एज बाइट एंड मोस्ट कंप्यूटर्स टुडे अ कलेक्शन ऑफ 4 बाइट्स और 32 बिट्स इज कॉल्ड अ वर्ड। बराबर है। एक 8 बिट का कलेक्शन को ही हम लोग बाइट कहते हैं। ये कंप्यूटर मेमोरी से क्वेश्चन पूछा गया था, हमने ऑलरेडी पढ़ा रखा है गाइस, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो अगर एक बाइट को अगर हम लोग कैलकुलेट करना होगा कि बाइट किससे बनता है, तो टोटल इसमें 8 बिट रहते हैं। ओके। और जब भी रिसेंट कंप्यूटर्स जो होते हैं, मॉडर्न कंप्यूटर्स, उसके अंदर 4 बाइट या फिर 32 बिट्स का मिला के एक हमारा वर्ड बनता है। देखिए 32 बिट्स मतलब 4 बाइट मतलब क्या होगा, ठीक है, 4 × 8 32, बराबर है। 32 बिट कहो या 4 बाइट कहो, इससे एक वर्ड फॉर्म होता है। तो क्या स्टेटमेंट करेक्ट है? यस, इट इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया, स्टेटमेंट है कैशे मेमोरी स्लोअर देन द सेकेंडरी मेमोरी। देखिएगा इस कैशे मेमोरी जो है, ठीक है, ये काफ़ी एक्सपेंसिव रहती है, काफ़ी स्पीड मेमोरी रहती है और काफ़ी फास्ट रहती है एज कम्पेयर टू द रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। और सेकेंडरी मेमोरी से भी हमारी फास्ट रहती है। ठीक है। तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट हमारे पास ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। यहाँ पे स्लोअर बताई गई, यहाँ पे फास्टर होना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी कैन बी रेफर टू एज अ नॉन वोलाटाइल मेमोरी। देखिए सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। मैंने आपको काफ़ी बार कहा था कहीं, नॉन वोलाटाइल का मतलब होता है कि अगर आपने सिस्टम को ऑफ कर दिया तो उसके अंदर का जो भी डेटा रहता है वो रिटेन रहता है, एज इट इज रहता है। हालांकि ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर हम लोग सिर्फ वोलाटाइल मेमोरी की बात करते हैं, तो अगर आपने कंप्यूटर को ऑफ कर दिया तो उसके अंदर का डेटा इरेज हो जाता है। तो जैसे कि आपका रैम हो गया, रैंडम एक्सेस मेमोरी हो गया, ठीक है, ये कौन सी मेमोरी होती है, ये हमारी वोलाटाइल मेमोरी होती है। क्वेश्चन काफी बार बनता है गाइस। ठीक है। ये एक हमारी वोलाटाइल मेमोरी बनती है। ये वोलाटाइल मतलब उड़ जाने वाली, ठीक है। नॉन वोलाटाइल मतलब कि रिटेन रहता है डेटा एज इट इज। ठीक है। अगर हम रोम की बात करें, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी, तो ये हमारी नॉन वोलाटाइल मेमोरी के अंदर आती है। ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है गाइस, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी कैन बी रेफर्ड एज अ नॉन वोलाटाइल मेमोरी, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट होगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट है इसमें से? ऑप्शन 4। फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स एंड थर्ड इज अ ट्रू। ओके। ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। क्लियर हो चुका है ये क्वेश्चन। अब देखिए इन्होंने एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन डाल दिए, तो इसलिए इसको आपको इंपॉर्टेंस जानना होगा कि किस तरीके से प्रीवियसली क्वेश्चन पूछे गए थे। क्लियर है। इसका पहला सेशन भी आपको जाके देखना होगा, चैनल पे अवेलेबल है। ठीक है। चलिए बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगेन फिर से क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित स्टेटमेंट में से कौन सा हमारा स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है। 3 स्टेटमेंट बताए गए। सबसे पहला स्टेटमेंट है हमारा, द डेवलपमेंट ऑफ द इंटीग्रेटेड सर्किट वाज अ हॉलमार्क ऑफ द थर्ड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। सिर्फ इन्होंने लैंग्वेज के साथ खेला है आपके, ये बात जान लीजिएगा। ठीक है, कि हॉलमार्क ऑफ द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इसका मतलब कि क्या होता है कि जो इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको हम लोग आईसी कहते हैं, ठीक है, ये हमारे थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटिंग में यूज होना चालू हो गया। तो यही हमें पूछा गया था। ठीक है। इसी का मतलब क्या है कि आईसी जहाँ पे डेवलप हुई उसके साथ हमारा थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ। तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में, द माइक्रोप्रोसेसर बॉट द 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है। माइक्रोप्रोसेसर, ठीक है, अब देखिए जैसे आईसी के बाद में जो है माइक्रोप्रोसेसर है, ठीक है, तो वो 4th जनरेशन में है, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट है, एनईएक्स स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंस्ट्रक्शन एंड कंप्यूटर। ठीक है। एनईएक्स का फुल फॉर्म यहाँ पे गलत दिया गया है। ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर होता है, इंस्ट्रक्शन नहीं, इंटीग्रेटर, इंटीग्रेटर। मैंने आपको कहा था अभी फुल फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं और इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है। और कंप्यूटर बराबर है, एनईएक्स स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर कंप्यूटर। क्लियर हो चुका है गाइस। तो इसलिए इसका ये जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट है हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। बराबर है। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज ट्रू एंड थर्ड इज अ फॉल्स। क्लियर है। ये इस तरीके से क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करके जाने होंगे। बराबर है। चलिए अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग MS Excel 365 फंक्शन इज यूज टू कंबाइन द सेल विथ अ स्पेस इन बिटवीन। अब देखिए MS Excel 365, इसके आगे का जो नंबर है 365, ये क्या नंबर हमें बताता है? 365 जो है ऑफिस का, MS ऑफिस का, मैं आपको बताता हूँ MS ऑफिस का
सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है, सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है। इसका मतलब कि आपको हर मंथली एनुअली इसका सब्सक्रिप्शन लेना रहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा लेटेस्ट अपडेट जो है, ठीक है, बिजनेस पर्पस के लिए, जहाँ पे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट टीम्स वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है, कॉर्पोरेट लेवल में काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ होता है, और आप खुद भी यूज़ कर सकते हैं उसको, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365। तो MS Excel 365 का जो ये फंक्शन है, ठीक है, जिसके कारण हम लोग सेल को कंबाइन करते हैं विद अ स्पेस इन बिटवीन, ठीक है। तो इसमें से आपको सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया इस एक्सेल। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, कॉन्कैटिनेट D3 E3। इस तरीके से ये एग्जांपल है, कॉन्कैटिनेट D3 E3, ये हमारा जो फंक्शन है, ये इससे हम लोग क्या कर पाएंगे कि हमारे जो सेल्स है, अगर उसके बीच में स्पेस भी है तो हम लोग उसको कंबाइन कर पाएंगे। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, ठीक है। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो हमें सेल हमें पहले सिलेक्ट करना है तो उसको सिलेक्ट करना रहेगा, ठीक है। हमें कॉमर्स लिखना रहेगा, ठीक है, सो दैट हम लोग सेपरेट कर पाए सेल्स को, जहाँ पे हम लोग कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में कोटेशन मार्क हमें डालना पड़ेगा सो दैट हम लोग स्पेस ऐड कर पाए, ठीक है। और उसके बाद में फिर से हमारे पास में कोटेशन मार्क और देन हमारे पास में कॉमा आएगा, ठीक है। देन क्लोज करना पड़ेगा फॉर्मूला विद अ पैरेंथेसिस और एंटर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इससे हमारा जो है जो कॉन्कैटिनेट ये हमारा फंक्शन है, ठीक है, ये हम लोग यूज़ करके सेल को जो है कंबाइन कर पाएंगे जिसके बीच में स्पेस भी रहने की, ठीक है, रहेगा। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था, एक्सेल से क्वेश्चन पूछा गया था, क्लियर है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते गए, देखिए क्या कह रहा है हमारे पास, अगेन स्टेटमेंट करेक्ट ट्रू और फॉल्स यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। देखिएगा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, अगेन फिर से यहाँ पे पूछा गया, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के जो भी फंक्शंस होते हैं उससे जुड़े 3 स्टेटमेंट बताए गए, उनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है यहाँ पे पूछा गया। अभी आपके एग्जामिनेशन में कभी भी आप जाते हो, मैं आपको रिकमेंडेशन करूंगा कि आपको करेक्ट पूछा है इनकरेक्ट पूछा है, ये तो सबसे पहले बात ध्यान दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी बार यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा जाता है और स्टूडेंट्स करेक्ट चूज करके आ जाते हैं, वहाँ पे गलती हो जाती है, हालांकि हमें क्वेश्चन वो आता है, क्लियर है। देखिएगा सबसे पहले हमारे पास में ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ हमारा पहला स्टेटमेंट है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट मैनेजेस द हार्डवेयर एंड रिसोर्सेज, ठीक है। ये जो है स्टेटमेंट करेक्ट होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होती है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स है, ठीक है। तो हमारे पास जितने भी पेरिफेरल जुड़े रहते हैं जिसको हम लोग हार्डवेयर कहते हैं, जिसके अंदर आता है माउस, कीबोर्ड, माइक हो गया, स्पीकर्स हो गया, आपके पास में सीपीयूज हो गया, मदरबोर्ड कनेक्टेड है, रैम, मेमोरीज हो गया, ठीक है, मॉनिटर हो गया एक्सटर्नल। तो ये सारी चीज़ें जो होती है हार्डवेयर जो है उसको मैनेज करने के लिए और उसको प्रॉपरली वर्क करने के लिए हमारे सेट ऑफ प्रोग्राम रहते हैं, उस सेट ऑफ प्रोग्राम को हम लोग कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर हो चुका है, ये तो ये हमारा स्टेटमेंट पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा इट इज़ एन इंटरनल कंपोनेंट ऑफ अ प्रोसेसिंग एलिमेंट। नहीं, ये प्रोसेसिंग एलिमेंट का इंटरनल कंपोनेंट है क्या, नहीं गाइस, ये अलग होता है। प्रोसेसिंग एलिमेंट में हमारे पास में अलग अलग यूनिट रहते हैं। अगर हम लोग कंपोनेंट्स देखते हैं कंप्यूटर के, तो उसके अंदर हमारे पास कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट आता है, इंटरनल मेमोरी आती है, ठीक है, जिससे मेन और सेकेंडरी मेमोरी जुड़ी रहती है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट है, इट इज अ सिस्टम सर्विस प्रोवाइडर टू द एप्लीकेशन प्रोग्राम। करेक्ट है, सिस्टम सर्विस प्रोवाइडर है, मतलब अगर आपको फोटोशॉप चलाना है, ठीक है, फोटोशॉप चलाना है, या फिर अगर आपको कुछ एडिटिंग सॉफ्टवेयर चलाना है, या फिर अगर आपको कोई साउंड मेकिंग सॉफ्टवेयर चलाना है, या फिर अगर आपको वर्ड सॉफ्टवेयर चलाना होगा, तो ये सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, ये सॉफ्टवेयर आते हैं हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, या फिर हम लोग उसको एप्लीकेशन प्रोग्राम करते हैं। तो क्या आप मुझे बताओ, अगर आपको ऑफिस का कोई वर्ड ये एप्लीकेशन चलाना होगा, क्या बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के वो चल पाएगा क्या, नहीं। इसीलिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत रही थी, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हमारा एक सिस्टम सर्विस प्रोवाइडर है जिसके साथ मिलके हम लोग एप्लीकेशन प्रोग्राम को अलग अलग रन कर सकते हैं। अगर हम लोग देखा जाए तो iOS का एप्लीकेशन अलग होता है, ठीक है, मैक ओएस अलग होता है, आपके पास विंडोज़ का ओएस अलग होता है, लाइनक्स ओएस अलग होता है। तो ये क्या हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ये हमें क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं सो दैट हम लोग एप्लीकेशंस को अलग अलग चला सके। क्लियर हो चुका है। जैसे आपके आईफोन में, एंड्रॉयड फ़ोन में या फिर आईफोन में आपका सॉफ्टवेयर रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके अंदर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो। तो जैसे आपके पास एंड्रॉयड है, ठीक है, तो एंड्रॉयड का हो गया आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, जिसके अंदर अगर आप व्हाट्सएप चलाते हो तो व्हाट्सएप हो गया हमारा एप्लीकेशन। क्लियर हो चुका। तो इसलिए हमारा स्टेटमेंट जो है फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, ठीक है। और अगर आपको सेशन अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस। इसी तरीके से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं टाइम टू टाइम। और गेटको के एग्जामिनेशन के लिए मैं अश्योर करता हूँ एटलीस्ट आप 20 क्वेश्चन में, चाहे जितना आपका डिफिकल्ट लेवल बने, 18 क्वेश्चन तो आप करेक्ट करके आओगे। हमारे पास इतना डेटा अवेलेबल है, ठीक है, हम लोग ये प्रैक्टिकल चीज़ें कह रहे हैं, ठीक है। सो डेफिनेटली कनेक्टेड रहेगा। बढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है तो यहाँ पे जो नीचे टिकर में आपको यहाँ पे नंबर बताया गया है, ठीक है, गेटको बैच और कोर्सेज के लिए अगर आपको कोई क्वेरीज है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो गाइस। ओके,
चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, मैच द कॉलम। ठीक है, यहाँ पे एक साइड में डेटा फ्लो बताएगा और एक साइड में मोड बताएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया था डेटा मोड्स के ऊपर। सबसे पहले हमारे पास में सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स, ये डेटा फ्लो के मैकेनिज्म्स है और उस मोड में क्या होता है यहाँ पे हमें डिस्क्रिप्शन में बताया गया। सबसे पहले आप देखिएगा, ये जो हमारे पास में ए, इन दिस मोड बोथ स्टेशन कैन ट्रांसमिट एंड रिसीव द साइमल्टेनियसली। ठीक है, एट अ टाइम। ठीक है, एट अ टाइम बताया गया, दोनों भी जो स्टेशन है ट्रांसमिट भी कर सकते डेटा और रिसीव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा फुल डुप्लेक्स के अंदर, ये होता है हमारा फुल डुप्लेक्स के अंदर। ठीक है, तो A3 हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में बताया गया, करेक्ट है। तो देन हमारे पास में इन दिस मोड द कम्युनिकेशन इज यूनिडायरेक्शन एंड एज वन वे स्ट्रेट। ठीक है, सिर्फ वन वे स्ट्रेट जैसा हमारा यूनिडायरेक्शनल डेटा फ्लो होता है, तो ये जाता है हमारा सिंप्लेक्स के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन ए के साथ उठ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, थर्ड है हमारे पास हाफ डुप्लेक्स में, सी में बताया इन दिस मोड ईच स्टेशन कैन ट्रांसमिट एंड रिसीव। हर एक स्टेशन डेटा ट्रांसमिट भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं, बट नॉट एट द सेम टाइम। तो ये होता है हमारा हाफ डुप्लेक्स। अगर आपको यहाँ पे भी क्लियर नहीं हुआ तो और मैं क्लियर तरीके से समझा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, सबसे पहले आता है सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। आपने देखा होगा सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन के अंदर जो हमारा FM ट्रांसमिशन होता है, आप सिर्फ FM को सुन सकते हो, आप उसको रिप्लाई कर सकते हो क्या, नहीं। ठीक है, तो हो क्या रहा है, सिर्फ यूनिडायरेक्शनल डेटा जो है आपको, ठीक है, एंटीना से आपको सिर्फ डेटा वन वे डायरेक्शन आ रहा है। ठीक है, तो एक एग्जांपल हो गया FM रेडियो। ठीक है, सिंप्लेक्स का। देन आता है हमारा हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में क्या हो गया, वॉकी टॉकी हो गया। ठीक है, वॉकी टॉकी में क्या होता है, जब एक पर्सन बात करता है कोई, ठीक है, एक पर्सन बात करता है तो आगे वाला सिर्फ सुन सकता है। जब इसका सुनना कंप्लीट हो जाता है तब जाके वो PTT बटन, पुश टू टॉक बटन ये प्रेस करके वो उसको आगे वाले से कम्युनिकेट कर सकते हैं। मतलब डेटा क्या हो रहा है, दोनों डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन दोनों एट ए टाइम बात कर पा रहे हैं क्या, नहीं, सिर्फ आगे वाला सुन रहा है और उसके बाद में सिर्फ वो रिसीव कर रहा है। मतलब दोनों साइमल्टेनियसली नहीं होगा, उसको हम लोग कहते हैं हाफ डुप्लेक्स। ठीक है, वॉकी टॉकी इसका एक एग्जांपल हो गया। ठीक है, वॉकी टॉकी इसका एग्जांपल हो गया। और अगर हम लोग फुल डुप्लेक्स की बात करते हैं तो जब हमारा नॉर्मल कॉल करते हैं, फोन कॉल, ठीक है, जो फोन कॉल करते हैं तो एट ए टाइम आप बात भी कर सकते हो, एट ए टाइम सुन भी सकते हो। तो ये होता है हमारा फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन में। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम्पल ध्यान में रखना रहेगा, ये भी आपको प्रीवियसली पूछा गया था और ये हमने सारी चीजें कवर करके रखी है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले काफी इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहता हूँ गाइस। अब क्योंकि आपके एग्जामिनेशन जो है नेक्स्ट मंथ में बहुत ही जल्दी आपका एग्जामिनेशन होने वाला है और आपके फिर कम से कम बहुत कम समय बचा हुआ है, तो उसके लिए आपको टियर 1 के एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए हमारे पास बेस्ट एक कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्स हमारे पास अवेलेबल है गाइस। इसको आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, कंप्यूटर नॉलेज, रीजनिंग और इंग्लिश, इन चारों सब्जेक्ट को सिर्फ मात्र 999 रुपीज़ में इन शॉर्ट ड्यूरेशन में आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो गाइस। काफ़ी इंपॉर्टेंट हमने डेटा डाल के रखा है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सारे सेशन अवेलेबल है, कंप्यूटर के अवेलेबल है। अगर मैं अश्योरिटी देना चाहता हूँ, अगर कंप्यूटर के जितने भी सेशन हमने डाल रखे उतना आप अच्छी तरीके से करके जाते हो गाइस, तो अराउंड आपको 18+ क्वेश्चन तो एक्यूरेटली आप अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आपने उतना डेटा अच्छी तरीके से पढ़ के गए तो। ठीक है, क्योंकि आपका टियर 1 और टियर 2 इस साल आपका एग्जामिनेशन हो चुका है, तो आपका थोड़ा सा जो है कंप्यूटर का लेवल जो है आपको मॉडरेट ही देखने को मिलेगा, उसकी कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो इन चारों सब्जेक्ट की एक ही सब्जेक्ट है, एक ही कोर्स के अंदर आपका प्रिपरेशन होगा, वो होगा आपका मात्र सिर्फ 999 रुपीज़ के अंदर। हमारा ओरिजिनल प्राइस जो है गाइस 4999 है। इसके लिए आपको कूपन कोड लगाना होगा JE80। इसको किस तरीके से ज्वाइन करना होगा, आपको कैपिट्यूड्स का एप्लीकेशन हमारे प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा गाइस, और वहां से डाउनलोड करके बाद पेड कोर्स में जाकर आप इसको एनरोल कर सकते हो। ज्वाइन करने से पहले आप इस कूपन को लगाएगा JE80, सो दैट आपको 80% फ्लैट आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। क्लियर है, अगर आपके पास आईफोन है, iOS डिवाइस यूज कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास iPad भी है तो आप इस दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपको उसका रजिस्ट्रेशन भी करा के दे दूंगा। तो अगर आपको चाहते हो कि आपका टियर 1 एग्जामिनेशन अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए कम से कम समय के अंदर, सो दैट आपका टियर 2 के एग्जामिनेशन के लिए काफी कम कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। देखिए गाइस, मैं आपको बताना चाहूंगा, चाहे जितना आप टेक्निकल पढ़ लो, लेकिन टियर 1 को क्लियर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और इसके अंदर 4 सब्जेक्ट जो है काफी बड़ा है, आपको लीप देने वाले हैं आपको स्कोर के लिए। ठीक है, तो चारों सब्जेक्ट आपको एक कोर्स के अंदर मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि सिर्फ आपको कंप्यूटर नॉलेज प्रिपेयर करना है, तो हमारे पास कंप्यूटर एक्सप्रेस कोर्स भी अवेलेबल है, सेम कोर्स आपको मिलेगा, लेकिन अब क्योंकि ये कंबाइंड कोर्स है तो आपको काफी अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर आपको दिया जा रहा है 999 रुपीज़ के अंदर। लेकिन अगर आप चाहते हो कि सिर्फ आपको कंप्यूटर चाहिए तो आप कंप्यूटर एक्सप्रेस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो, इसका भी आपको पेड कोर्स के अंदर मिल जाएगा। साथ ही साथ जैसे आपका टियर 1 का एग्जामिनेशन होते आ रहा है, ठीक है, नेक्स्ट मंथ से आपको, या फिर अभी जिस तरीके से स्टूडेंट चाहते हैं, तो टियर 2 का भी आपको प्रिपरेशन करने के लिए हमारे पास में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQs के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। यहाँ पे आपको कंप्लीट इलेक्ट्रिकल का कोर्स जो
पेपर पैटर्न बताया गया है, जो सिलेबस बताया गया विद्युत सहायक जे इलेक्ट्रिकल के लिए, ठीक है, गेटको का, उसके अकॉर्डिंगली हमने कोर्स को डेवलप किया गया, ठीक है, जिसके अंदर आपको थ्योरी, एमसीक्यू, कॉन्सेप्ट सभी मिल जाएगा, टेबल्स चार्ट मिलेगा इंपॉर्टेंट, वीडियो रिकॉर्डेड सेशन से ई बुक्स मिलने वाला है, और डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप भी है हमारे पास में, सो दैट आप हमसे कम्युनिकेट कर सकते हो और मैं आपको गाइड भी कर सकता हूँ। स्पेशल 3D प्लान्स के 3D सेशंस के साथ में आपको हमने कोर्स बना के रखा है, इसके लिए भी कूपन कोड है JE70 1499 के रुपये, एक अफोर्डेबल प्राइस के साथ आप इसको ज्वाइन कर सकते हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यू उसके एप्लीकेशन को डाउनलोड करके। इसकी भी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। सो अभी हम लोग हमारे सेशन को कंटिन्यू करते हैं और देखते हुए हमारा नेक्स्ट कंप्यूटर अवेयरनेस का क्वेश्चन, कंप्यूटर नॉलेज का क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया था हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ अ ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा एक फंक्शन है। अब देखिए देखना चाहे तो ऑपरेटिंग सिस्टम से हमें एक ही शिफ्ट के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, बराबर है। तो सबसे पहला हमारे पास में मेमोरी मैनेजमेंट, यूजर इंटरफेस और प्रोसेस मैनेजमेंट तीनों भी फंक्शन होते हैं, लेकिन नॉट अगर कहे तो कंपाइलिंग हाई लेवल सोर्स कोड इनटू द मशीन लेवल कोड, ये काम कौन करता है गाइस, ठीक है, ये काम ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं करता है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा इसका फंक्शन नहीं होगा, इंपॉर्टेंट है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हमारे रिसोर्सेज को मैनेज करता है, प्रोसेस मैनेजमेंट के लिए काम करता है, हमें यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जैसे आप कंप्यूटर शुरू करते थे, आपको स्टार्ट या फिर माई कंप्यूटर, रिसाइकल बिन, इस तरीके से अलग अलग आपको यूजर इंटरफेस देता है। एक ब्राउजर ओपन होता है आपका, एक आपका माइक्रो ऑफिस एक्सप्लोरर ओपन होता है, या फिर हम लोग कहेंगे विंडोज एक्सप्लोरर ओपन होता है, जिसके साथ आपके फाइल्स को आप मैनेज कर सकते हो। तो ये क्या होगा, ये हो गया हमारे पास में UI, ठीक है, यूजर इंटरफेस जिसको हम लोग कहते हैं, करेक्ट है, ये होता है हमारा UI गाइस, ओके। तो ये यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है, और मेमोरी मैनेजमेंट करने का भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। तो इसमें से कौन सा नहीं करता है, तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। आई होप आपके क्वेश्चन समझ में आएगा, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए सिर्फ आपको क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस को अगर चाहे जितना डेटा जो है आपको कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना पूछा जाए, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए तो आपको डेफिनेटली ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। इसलिए मैं आपको जो सबसे पहला Tier 1 का कोर्स रिकमेंड किया ना, तो डेफिनेटली जाके ज्वाइन कीजिएगा इसको। काफ़ी सारा चीज़ें कंप्यूटर नॉलेज का तो मैं काफ़ी एश्योरिटी से आपको कह रहा हूँ, इंपॉर्टेंट आपको डेटा मिल जाएगा, क्लियर है। और बाकी सारे सब्जेक्ट भी आपको अच्छी तरीके से ही हमने डेवलप करके इंपॉर्टेंट 3D मॉडल्स के साथ, इंपॉर्टेंट एनिमेटेड मॉडल्स के साथ में आपको बढ़ा के रखे, काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी वहाँ पे, क्लियर है। सो अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। देखिए क्या कह रहे हैं हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम, अगेन यहाँ पे पूछा गया है। ये थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, मैं एक्सेप्ट करूंगा। देखिए यहाँ पे सिक्योरिटी सर्विसेज है और सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स है, बराबर है। सबसे पहले हमारे पास में जो है यहाँ पे बताया गया डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी, डेटा इंटीग्रिटी एंड ऑथेंटिकेशन, 3 यहाँ पे हमारे पास में सिक्योरिटी सर्विसेज है और उसका सिक्योरिटी मैकेनिज्म बताया गया। सबसे पहले हमारे पास है एनसाइफरमेंट, डिजिटल सिग्नेचर, ऑथेंटिकेशन एंड एक्सचेंज, ठीक है। ये जो एनसाइफरमेंट, डिजिटल सिग्नेचर और ऑथेंटिकेशन एक्सचेंज जो होता है, ठीक है, ये आता है हमारे पास में ऑथेंटिकेशन के अंदर, क्लियर है। तो ये हमारे फर्स्ट यहाँ पे मैचअप हो जाएगा। देन है हमारे पास में एनसाइफरमेंट एंड राउटिंग कंट्रोल, ये आता है हमारा डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी में, ओके। तो ये आता है हमारा डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी में, क्लियर है, ओके। तो ये हमारा फर्स्ट यहाँ पे मैच हो जाएगा पी के साथ में। देन आता है हमारे पास में एनसाइफरमेंट, डिजिटल सिग्नेचर एंड डेटा इंटीग्रिटी, ये आता है हमारे पास में डेटा इंटीग्रिटी के अंदर, क्लियर है। तो आप डेटा इंटीग्रिटी इस वर्ड को भी आप देख के यहाँ पे मैचअप कर सकते थे, ठीक है। इस तरीके से स्मार्ट अप्रोच भी लगा कर इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते थे गाइस। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाता है। तो सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स के अंदर हमारे पास में एनसाइफरमेंट, एक्सेस कंट्रोल, नोटराइजेशन, डेटा इंटीग्रिटी, ऑथेंटिकेशन एक्सचेंज आता है, बिट स्टफिंग आता है एंड डिजिटल सिग्नेचर, ये सारी चीज़ें सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स के अंदर इंक्लूड होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। लेकिन ये होता क्या है, अगर मान लो आपको 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे डिफिकल्ट भी आता है, उसको छोड़ के भी आता है, तो उसका कोई आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए गाइस। अगर आपको नहीं आता तो ऑलमोस्ट 99% स्टूडेंट्स को वो नहीं आता, या फिर जो 1% स्टूडेंट अटेम्प्ट करके आते हैं उनके बेस में गलत होने के चांसेस होते हैं। लेकिन बेटर है कि आप 1/4 निगेटिव ना लेते हुए आप उस क्वेश्चन को स्किप करके आ सकते हो गाइस, ये मेरा रिकमेंडेशन है। क्योंकि होता क्या है, अगर आप गलत या फिर गेस वर्क करके आओगे तो आपको वैसे भी पेपर में आपको निगेटिव मार्किंग होना है, ठीक है। तो बिल्कुल भी जो क्वेश्चंस डिफिकल्ट होते हैं, एकदम डिफिकल्ट, उसकी तरफ ध्यान ना देते हो, पहले इजी क्वेश्चन को सबसे पहले अटेम्प्ट करना रहता है, क्लियर है। पढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए क्या कर रहा है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू इंसर्ट द लोगो इन अ सेम लोकेशन ऑन एवरी स्लाइड इन अ माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2019, ठीक है। MS पावरपॉइंट 2019 के अंदर अगर हमें लोगो इंसर्ट करना रहेगा सेम लोकेशन के ऊपर हर स्लाइड में, ठीक है। आपको एग्जाम्पल देता हूँ,
हम यहाँ पे स्लाइड चेंज कर रहे हैं। अब देख रहा होगा आपको नीचे कि यहाँ पे सब्सक्राइब टू कैपिट्यूड्स फॉर गेटको बैच वगैरह आपको नीचे एज अ कांस्टेंट दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो क्या हमने हर एक स्लाइड पे सेपरेट इंस्टॉल किया क्या? नहीं, हमने स्लाइड मास्टर का इस्तेमाल करके, ठीक है, स्लाइड मास्टर का इस्तेमाल करके ये हर एक पेज पे कॉमनली इंसर्ट करके रखा है, सो दैट हमें हर पेज पे इसको इंसर्ट ना करना पड़े, ठीक है। तो यही पे अब पूछा गया क्वेश्चन में कि इसमें से अगर हमें लोगो इंसर्ट करना होगा, ठीक है, ये मान लो हमने व्हाट्सएप का लोगो यहाँ पे डाल रखा है, ठीक है, तो ये कांस्टेंट हर एक स्लाइड पे सेम लोकेशन पे आपको दिखाई दे रहा है, देखिए आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसको हम लोग स्लाइड मास्टर के यूज से हम लोग यूज कर सकते हैं। अब ये स्लाइड मास्टर कौन से टैब में आता है? ये आता है व्यू टैब के अंदर। ये भी क्वेश्चन काफी बार बनता है, ठीक है, व्यू टैब के अंदर स्लाइड मास्टर में आता है। क्लियर है? ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये भी MS ऑफिस के साथ क्वेश्चन आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा, ये भी आपको प्रिपेयर करके जाना होगा। इसके साथ शॉर्टकट की फुल फॉर्म्स हो गए, ये टैब्स में कौन से टैब में क्या क्या चीज़ें रहती है, ये भी हमने यहाँ पे पढ़ा रखा है। क्लियर है? ओके, क्लियर हो चुका है था गाइस। बढ़ते भी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहाँ पे फिर से क्वेश्चन नंबर 1 आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये नेक्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। क्लियर है? नेक्स्ट शिफ्ट के हम लोग क्वेश्चंस को कंटिन्यू करने वाले। देखिए सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में यहाँ पे मैच द कॉलम बताया गया, यहाँ पे एड्रेस बताया गया है, फिर प्रोटोकॉल लेयर। मैंने आपको बताया था ट्रांसमिशन या फिर OSI मॉडल से कौन से लेयर के अंदर कौन से एड्रेस या फिर प्रोटोकॉल्स यूज किए जाते हैं, ये आपको जानना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसी से जुड़ा हुआ फिर से नेक्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। हालांकि जो मैंने आपको कंप्यूटर अवेयरनेस का कोर्स रिकमेंड किया उसके अंदर हमने कंप्लीट OSI मॉडल अच्छी तरीके से पढ़ा रखा है। ओके, अब देखिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या पूछा गया, एप्लीकेशन लेयर है, डेटा लिंक लेयर है, नेटवर्क लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर, उसके अंदर कौन से एड्रेसेस यूज किए जाते हैं ये आपको सिग्निफिकेंटली बताया गया है। क्लियर है? तो पहला है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, मैक एड्रेस जिसको हम लोग कहते हैं। मीडिया एक्सेस कंट्रोल यही हमारा फुल फॉर्म होता है मैक का। ओके, तो ये जो है हमारे से डेटा लिंक लेयर के अंदर आता है, इंक्लूड होता है। ये प्रोटोकॉल लेयर डेटा लिंक लेयर के अंदर इंक्लूड होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में IP एड्रेस, ठीक है। IP एड्रेस आता है हमारे नेटवर्क लेयर में, ठीक है। तो नेटवर्क लेयर में IP एड्रेस आता है तो सेकंड का C है, ठीक है। तो सेकंड का C ये हमारा ऑप्शन है, ये भी हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड C। यहाँ पे 11 दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास पोर्ट नंबर। ओके, तो पोर्ट नंबर जो है ट्रांसपोर्ट लेयर में आता है, ठीक है। तो ऑप्शन ये जो है हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन D, राइट। फर्स्ट को था B, ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन वैसे भी सी इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ था स्पेसिफिक एड्रेस, ये आता है हमारे पास में एप्लीकेशन लेयर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसके अंदर कुछ जो प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं गाइस, ये आपको पूछा जैसे कि IP एड्रेस का हमने कहाँ पे क्या बताया था, ये नेटवर्क लेयर में बताया था, ठीक है। नेटवर्क लेयर में देखिए यहाँ पे आप IP एड्रेस देख सकते हो, ठीक है, IP एड्रेस है। क्लियर है? और मैक एड्रेस है, ठीक है। मैक एड्रेस हमारे पास डेटा लिंक लेयर में बताया गया, ठीक है। डेटा लिंक लेयर के अंदर मैक एड्रेस रहता है, ये PPP के अंदर जनरली रहता है। क्लियर है? तो ऑप्शन D इसका करेक्ट आंसर रहता है। ये थोड़ा सा लेवल अप क्वेश्चन करके आपको पूछा गया था, ठीक है, बट इसके लिए आपको OSI मॉडल अच्छी तरीके से जानना जरूरी है। अब क्योंकि अब साल का आपका पैटर्न चेंज हो चुका है तो टियर 1 में थोड़ा सा लेवल डाउन हो जाएगा इसमें से, लेकिन फिर भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन को प्रिपेयर करना जरूरी है, ठीक है। इसलिए हम लोग प्रीवियस ईयर तो करा ही रहे, लेकिन नए क्वेश्चन को भी कवर करा के दे रहा हूँ मैं आपको। क्लियर है? बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस, ठीक है। ओके, देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास में, आइडेंटिफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। पहला स्टेटमेंट बताया गया है, क्राइव 1 वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर डेवलप्ड इन 1946। करेक्ट है। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटिंग के अंदर जो सबसे पहला दुनिया का जो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था वो 1946 में डेवलप किया गया था। तो ये कितने मेगाहर्ट्ज का था? ये अराउंड जो है 75 मेगाहर्ट्ज का कंप्यूटर था, ठीक है। 64 बिट मशीन थी, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। द माइक्रो प्रोसेसर बिकम द रियलिटी इन मिड 1970s विद द इंट्रोडक्शन ऑफ लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, LSI, VSI, LSI, SSI, ठीक है, MSI। ये आपको इंटीग्रेशंस आपको पता होने चाहिए, इसके कितने अंदर हमारे पास इसमें ट्रांजिस्टर्स रहते हैं वो भी आपको क्वेश्चन बन सकता है। तो माइक्रो प्रोसेसर जो है वो हमारे लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। करेक्ट है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है हमारा। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो थे मशीन लैंग्वेज के ऊपर रिलाय करते थे, मशीन लैंग्वेज से उसका कंट्रोलिंग होता था। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन है, ऑल द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ये हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से जुड़ा क्वेश्चन है गाइस, ध्यान दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है हमारे पास में, आइडेंटिफाई वेदर स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। ये सेम हमारे पास में ट्रू और फॉल्स के माध्यम से क्वेश्चन पूछा गया। IPv6 एड्रेस यूजेस 128 बिट and IPv6 is written in a hexadecimal notation separated into 8 groups of 16 bit by the colons. Thus there are 8 into 16 is equals to 128 बिट्स इन अ टोटल। तो ये इतने आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना होगा। IPv6 जो है गाइस, ठीक है, ये 128 बिट का एड्रेस है, ठीक है। इसमें आपको IPv4 भी आता है, वो भी मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है गाइस कंप्यूटर सेशन के अंदर। ओके, तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है।
नेक्स्ट आता है हमारा द मैसेज इज द इन्फॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेटेड इन अ डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। तो मैसेज क्या है, ये क्या हमारा इन्फॉर्मेशन है जो हम लोग कम्युनिकेट करते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम में। तो स्टेटमेंट आपको सिंपल सा स्टेटमेंट उठा के आपको ट्रू और फॉल्स में पूछा गया, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। थर्ड है हमारे पास में ट्रांसमिशन मीडियम इज द फिजिकल पाथ बाय विच अ मैसेज ट्रैवल्स फ्रॉम अ सेंडर टू रिसीवर, ठीक है। तो ट्रांसमिशन मीडियम है, अब देखिए फाइबर ऑप्टिक्स हो गया या फिर आपके पास वायरलेस, ये क्या है हमारे पास में ट्रांसमिशन मीडियम है, ठीक है। एक फिजिकल पाथ हो गया जिसके द्वारा मैसेजेस सेंडर टू रिसीवर ट्रांसमिट होता है, ट्रांसफर होता है, क्लियर हो गया। जैसे कि कोएक्सियल केबल हो गया, ट्विस्टेड पेयर केबल है, हमारा रेडियो वेव्स हो गए, फाइबर ऑप्टिक केबल, ये हमारे क्या ट्रांसमिशन मीडियम है। इससे हम लोग जो है ट्रांसमिट करते हैं डेटा फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर और रिसीवर टू सेंडर, क्लियर है। तो तीनों भी स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इन अ क्रिप्टोग्राफी बिफोर बीइंग ट्रांसफर्ड द ओरिजिनल मैसेज इज कॉल्ड डैश, ठीक है। क्रिप्टोग्राफी के अंदर, ठीक है, ओरिजिनल मैसेज में ट्रांसफर करने से पहले, ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको हम लोग कहते हैं प्लेन टेक्स्ट गाइस, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, ठीक है। प्लेन टेक्स्ट क्या है, इट इज द ओरिजिनल मैसेज बिफोर बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड। साइफर टेक्स्ट क्या है, इट इज अ मैसेज आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 की पॉइंट्स आप ध्यान में रखिएगा, दोनों भी, ठीक है, एग्जामिनेशन में बन सकते हैं, ठीक है। साइफर क्या है, इट इज एन इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन एल्गोरिदम, ठीक है। साइफर ये एक हमारा इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन एल्गोरिदम है कि क्या है, इट इज अ नंबर और सेट ऑफ नंबर दैट द साइफर एज एन एल्गोरिदम ऑपरेट्स ऑन, ठीक है। ये चारों इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने रहेंगे, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन होने के पहले जो ओरिजिनल मैसेज रहता है उसको हम लोग प्लेन टेक्स्ट कहते हैं, जो ट्रांसफर हो जाता है उसके बाद हम लोग साइफर टेक्स्ट कहते हैं, और साइफर जो है हमारा इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन एल्गोरिदम होता है गाइस, क्लियर है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानूंगा मैं आपको आज के सेशन के लिए, ठीक है। देखिए अभी हम लोग देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूलाज फाइंड्स द रिजल्ट वैल्यू, आई अपोलॉजिज फॉर द बैकग्राउंड नॉइजेस, अगर आपको आया होगा तो। क्वेश्चन हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूलाज फाइंड्स द रिजल्ट ऑफ वैल्यू 1 रेज्ड टू द पावर ऑफ वैल्यू 2 इन MS Excel 2019। देखिए क्या पूछा गया है, कौन सा फॉर्मूला हमें वैल्यू 1 का पावर, ठीक है, वैल्यू 2 लिखने के लिए हेल्प करता है, या फिर हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। आपने देखा होगा कभी भी आप कभी टेक्स्ट के ऊपर अगर आपको एक्स स्क्वायर लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो ये स्क्वायर क्या होता है, ये सुपरस्क्रिप्ट होता है, ठीक है, ठीक है। H2O, ये 2 क्या होता है, ये सबस्क्रिप्ट होता है, ठीक है। अगर हमें x स्क्वायर लिखना होगा या फिर हमें 4 स्क्वायर लिखना होगा तो हम लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर 4 टू द पावर 2 इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो अपर कैप हम लोग बनाते हैं इसी का मतलब होता है टू द पावर, ठीक है, टू द पावर, ठीक है। तो अगर हमें वैल्यू 1 का पावर वैल्यू 2 चाहिए, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू 1 टू द पावर वैल्यू 2, ठीक है, वैल्यू 2 बराबर है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी। इसी का मतलब क्या है, इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, वैल्यू 1 टू द पावर हमारा क्या हो जाएगा, वैल्यू 2, इस तरीके से। ओके, समझ में आ गया, ये इसका एक मीनिंग हुआ। यही स्टेटमेंट उन्होंने क्वेश्चन में बच्चों पूछा और वही आपको एग्जामिनेशन में पूछा गया था, ठीक है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपको लैंग्वेज के साथ खेलकर आपको ये क्वेश्चन डेवलप किए थे पिछले साल में। ओके, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। चलिए हम लोग देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। आइडेंटिफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। जो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट बताए गए सही है या गलत है, ये हमें पूछा गया। पहले स्टेटमेंट पूछा गया, बताया गया अ प्रोसेस इज एन इंस्टेंस ऑफ अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, ठीक है। अ प्रोसेस इज एन इंस्टेंस ऑफ अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, ठीक है। प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं कि मान लो एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, मतलब क्या, आपने एक स्टार्ट किया प्रोग्राम, ठीक है, और यहाँ पे आपने एंड किया। इन बीच का जो आपका मीडियम रहता है, ठीक है, ये एक प्रोसेस इस इंस्टेंट पे रन हो रहा है, इस इंस्टेंट पे रन हो रहा है, यहाँ पे खत्म होते आ रहा है, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या, ये हमारी कंप्लीट प्रोसेस होगी फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, ठीक है, करेक्ट है। तो ये हमारा प्रोसेस क्या है, ये हमारी इंस्टेंस है प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के टाइम पे, तो ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक पीसीबी स्टोर्स द प्रोसेस स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन विच इंक्लूड्स मेमोरी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक लेता है, ठीक है, ये हमारा डेटा स्ट्रक्चर एसोसिएट रहता है, जहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम में ये होल्ड करता है इसेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोसेस, जैसे कि करंट स्टेट हो गया, या फिर यूनिक आइडेंटिफायर हो गया, या फिर सीपीयू का रजिस्टर, मेमोरी मैनेजमेंट, इसमें बहुत डिटेल रहता है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लाइनक्स इज ए जीपीयू ओपन सोर्स मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो जो हमारा जो लाइनक्स है ये हमारा GUI ओपन सोर्स मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, ऑल ऑफ देम आर ट्रू।
एक देखिएगा इस अब तक यहाँ तक आते थे, अगर आपके पास 99% स्टूडेंट्स को ये लग रहा होगा कि ये पेपर इस साल का टियर 1 में काफ़ी डिफिकल्ट आएगा, ठीक है, लेकिन उसमें आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो आपको मैंने कंप्यूटर अवेयरनेस रिकमेंड किया, ठीक है, इसको आपको अच्छी तरीके से ज़रूर पढ़ के जाना होगा, काफ़ी अच्छी तरीके से आपका स्कोर बन जाएगा, ठीक है। अब आपको क्योंकि प्रीवियसली आपको जो है एक ही एग्जामिनेशन में आपको ये होता था, अब आपको मास मीडिया को, ठीक है, मैं आपको कहना चाहता हूँ एक मास ऑडियंस को या फिर मास एस्पिरेंट्स को अगर आपको पेपर देना होगा टियर 1 को क्लियर करने के लिए, तो आपका जो पेपर है वो थोड़ा उसी अकॉर्डिंगली सेट किया जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंगली आपको खुद को जज नहीं करना है कि हमें कंप्यूटर कुछ भी नहीं आता सर, हम लोग इसको बिल्कुल भी करते नहीं, ऐसा यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। हमने जहाँ तक हो सके बेस्ट पॉसिबल आपको कंप्यूटर अवेयरनेस पढ़ाने की कोशिश की गई, डेफिनेटली आपका काफ़ी अच्छे तरीके से स्कोर यहाँ पे बन जाएगा। क्लियर है? बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल भी आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है? विच इज द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम, ठीक है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमें रैम को डिस्क्राइब करता है गाइस, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि रैम एक वोलाटाइल मेमोरी होती है, रैम इज नॉन वोलाटाइल, ये तो गलत हो जाएगा। रैम स्टोर करती क्या परमानेंटली? नहीं, मैंने आपको बताया था टेम्परेरी मेमोरी रहती है, रैम वोलाटाइल है, बराबर है, एंड इट हैज अ लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी देन द हार्ड डिस्क, नहीं गलत हो गाइस, ठीक है। हार्ड ड्राइव में आपको देखा होगा 1 TB, ठीक है, 512 GB का रहता है आपका, ठीक है, 1 TB का मेमोरी रहता है, ठीक है, 2 TB का आपका हार्ड ड्राइव रहता है। लेकिन आपने रैम का देखा होगा, आपके रैम कितना GB रहता है? 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 32 GB, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत है। ध्यान देना होगा आपको कि रैम एक वोलाटाइल है, जिसके अंदर का डेटा जो है वो इरेज हो जाता है जब भी हम लोग कंप्यूटर को ऑफ करते हैं, ठीक है, पावर ऑफ हो जाता है, ठीक है, तो हमारा जो डेटा है रैम के अंदर वो पूरा इरेज हो जाता है, और ये काफ़ी कॉस्टलियर है, महंगी है देना सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस। SSD आपने देखा होगा, सॉलिड स्टेट ड्राइव, जिसके अंदर कोई भी मूविंग पार्ट नहीं रहता, इट हैज़ अ नो मूविंग पार्ट। पर इसका भी जो प्राइस होता है वो हमारे नॉर्मल हार्ड डिस्क ड्राइव से प्राइस ज़्यादा रहता है, लेकिन उससे भी हम लोग देखते हैं तो ये हमारा जो रैम होता है ये वोलाटाइल मेमोरी रहता है, ये भी इसकी कॉस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा रहती है, महंगी रहती है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी क्विक डेटा यूज़ के लिए हमें काम में आता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। इसके लिए आपको चार्ट समझा देता होगा, इस प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी के अंदर आपको वोलाटाइल मेमोरी जो है ये इस लेवल, इस राइट आपको जो मैं आपका लाइन बना के रखी है रेड लाइन बीच में, तो इधर वाली सारी वोलाटाइल मेमोरी है और यहाँ की सारी नॉन वोलाटाइल मेमोरी थी। जहाँ पे हमारे पास में रोम रीड ओनली मेमोरी जो है एक मेन मेमोरी के अंदर आता है, लेकिन एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी आती है जिसमें आता है PROM, EEPROM, EEPROM। PROM का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EEPROM का फुल फॉर्म कहते हैं इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। एंड देना था हमारे पास में EEPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये आपको रोम की भी आपको अच्छी तरीके से फुल फॉर्म ध्यान में रखने देंगे, ठीक है। और साथ ही साथ मैंने आपको इसका फुल फॉर्म भी दे रखा है। इंपॉर्टेंट है कि इस रैम के आपके दो टाइप पता होना चाहिए कि SRAM और DRAM में क्या डिफरेंस होता है करके, ठीक है। SRAM में जो है आपको फ्लिप फ्लॉप यूज़ किया जाता है और DRAM में कैपेसिटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे SRAM जो है स्टैटिक रैम इसका फुल फॉर्म हो जाएगा और DRAM जो है इसको हम लोग कहते हैं डायनेमिक रैम। ये एक वोलाटाइल मेमोरी रहती है और प्राइमरी मेमोरी में आती है कैशे मेमोरी, जिसको हम लोग CPU रजिस्टर भी कहते हैं। ये काफ़ी एक्सपेंसिव रहती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा। सेकेंडरी मेमोरी हम लोग जनरली स्टोरेज के लिए यूज़ करते हैं, जैसे आपके फोटो वीडियोज मूवी स्टोर करना होगा, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी के साथ में आता है, लेकिन इसकी कॉस्ट जो है कम रहती है, स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा रहती है, लेकिन इसकी स्पीड जो होती है ये काफ़ी कम रहती है एज कम्पेयर टू द प्राइमरी मेमोरी, जिससे कि रैम वगैरह हो गया। क्लियर हो चुका है? इंपॉर्टेंट मेमोरी चार्ट है, जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सो बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस, देखिए क्या कह रहा है हमारे पास क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्शन ऑफ काउंट ए फंक्शन इन MS Excel 2019? इसमें से कौन सा काउंट ए ब्रैकेट फंक्शन एक नहीं है MS Excel का, ठीक है। ये क्या करता है? काउंट्स द एम्प्टी सेल, ये काउंट नहीं करता है, ठीक है, ये हमारा कोई भी एक्शन नहीं है। इट काउंट्स द नंबर ऑफ सेल कंटेनिंग लेटर कंटेनिंग नंबर्स, ठीक है, एंड काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स दैट आर नॉट एम्प्टी इन अ रेंज, तीनों करता है, ठीक है। जो काउंटे फंक्शन है, ठीक है, ये एम्प्टी सेल्स को काउंट नहीं करता है। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, इट डज नॉट काउंट द एम्प्टी सेल। इफ यू डू नॉट नीड टू काउंट लॉजिकल वैल्यूज, टेक्स्ट और एरर वैल्यूज, ठीक है। अगर हम लोग उसको कहना चाहेंगे, अगर आपको काउंट करना है ओनली सेल्स जहाँ पे सिर्फ नंबर्स है, तो हम लोग काउंट फंक्शन को इस्तेमाल करेंगे, लेकिन काउंट में ये तीनों फंक्शन होते हैं, अदरवाइज ये हमारा काउंटिंग द एम्प्टी सेल्स, ठीक है, नॉट बोला गया, ये हमारा नॉट एक्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी, मतलब ये काउंट नहीं करते हैं हमारे एम्प्टी सेल्स को। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहता है। थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन था, इस शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन। क्लियर है? चलिए बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Which of the following terms refers to the two or more connected computer that can share the resources such as data, printer and internet connection, applications or a combination of these resources, ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं नेटवर्क। नेटवर्क के अंदर क्या रहता है, ठीक है, आपका हब हो गया, स्विच हो गया, रिपीटर, राउटर, सर्वर हो गया, आपका ब्रिज हो गया, या फिर अगर आप कोई कंप्यूटर का भी इस्तेमाल करते हो या फिर कनेक्ट करते हो, ठीक है, इन सारे कंपोनेंट्स को मिला के हमारा एक नेटवर्क फॉर्म होता है।
क्लियर है, सिंपल सा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते गए, देखिए क्या कहना है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सेम क्वेश्चन अगेन पूछा गया है, रिपीट नेक्स्ट हमारे इसमें, ठीक है, शिफ्ट में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो ट्रांसलेट करना होगा हाई लेवल लैंग्वेज सोर्स कोड इनटू द मशीन लेवल कोड, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं करता। तो ये कौन करता है गाइज, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये हमारा कंपाइलर करता है, कंपाइलर, ठीक है, ये कंपाइलर करता है। ओके, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ओके, क्लियर हो चुका। अभी हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, यहाँ पे अगेन आपकी जो शिफ्ट है वो आपकी नेक्स्ट शिफ्ट में आपके क्वेश्चंस को किस तरीके से पूछे गए थे ये हम लोग शुरू करने वाले। अगेन हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा उस शिफ्ट का, 5वीं शिफ्ट जो थी उसका हम लोग ये क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा सिंपल सा क्वेश्चन है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अलग है हमारे इस शिफ्ट का, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको इस साल भी पूछा जा सकता है, काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस है। आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट अरेंजेस द गिवन कंपोनेंट बेस्ड ऑन देयर एप्लीकेशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द कंप्यूटर जनरेशन। 4 यहाँ पे हमारे पास कंपोनेंट बताए गए, ठीक है, इसकी जो जनरेशन के अकॉर्डिंगली हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको लगाना है। पहले हमारे पास में इंटीग्रेटेड सर्किट देना है, माइक्रोप्रोसेसर, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर। अब इसमें जनरेशन का इवोल्यूशन हुआ, एक एक जनरेशन में पहला चीज़ आई, उसके बाद में दूसरा जनरेशन हुआ, जिस तरीके से हमारा डेवलपमेंट होते जाता है, करेक्ट है, उस तरीके से सबसे पहले हमारे पास नॉर्मल फ़ोन थे, हमारे पास टच स्क्रीन फ़ोन है, उसके बाद एंड्रॉइड फ़ोन्स आ चुके हैं, अब ठीक है फोल्डेबल फ़ोन्स आ चुके हैं, ये क्या हुआ, जनरेशन हुआ। उसी तरीके से कंप्यूटर जनरेशन में भी हमारे जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई, तो सबसे पहले उसमें था वैक्यूम ट्यूब, ठीक है, सबसे पहले था हमारा वैक्यूम ट्यूब, फर्स्ट जनरेशन में यूज़ हुआ था, ठीक है। उसके बाद में आया ट्रांजिस्टर, ठीक है, उसके बाद में हमारे पास ट्रांजिस्टर है, ठीक है, ट्रांजिस्टर काफ़ी हमारा एक फिनोमिनल गेम चेंजिंग थे हमारे कंप्यूटिंग सिस्टम के लिए, ठीक है। उसके बाद में क्या बना, उसके बाद में आईसीज थी, ठीक, इंटीग्रेटेड सर्किट, और उसके बाद में जो हमारा निकल के आया वो था हमारा गाइस माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता। तो सबसे पहला था हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, देन था हमारा सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड देन फिफ्थ जनरेशन में हमारे पास अभी एआई बेस्ड हम लोग कंप्यूटिंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये जनरेशन जो सीक्वेंस मैंने बताया ये जरूर ध्यान दीजिएगा, इस साल भी आपको क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। सो बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस, क्या कह रहा है हमारे पास में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोगेशन अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड इन अ स्ट्रेट लाइन डायरेक्टली फ्रॉम द एंटीना टू एंटीना, ठीक है। कौन से प्रोपोगेशन के अंदर हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल एंटीना टू एंटीना डायरेक्टली ट्रांसमिट होता है, ठीक है। तो ये लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन के अंदर होता है, ठीक है, लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन के अंदर एंटीना टू एंटीना, डायरेक्ट एंटीना टू एंटीना हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को स्ट्रेट लाइन में ट्रांसमिट किया जाता है, ठीक है। तो ये आता है हमारे लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन के अंदर। ओके, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। और एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये जितने भी क्वेश्चंस का डेटा है मैंने पूरा कंप्यूटर अवेयरनेस के कोर्स के अंदर या फिर हमारा टियर 1 का जो कोर्स है उसके अंदर कंप्यूटर अवेयरनेस का सब्जेक्ट के अंदर पढ़ा के रखा गया। सिर्फ उन्होंने पूछते वक्त जो था प्रीवियसली काफ़ी डिटेल में जाके पूछा है, लेकिन इस साल में आपको डेफिनेटली फायदा होगा क्योंकि इस साल में आपको टियर 1 और टियर 2 का एग्जामिनेशन है, ठीक है। और आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा कि आपको मल्टीपल जो है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है, जो डेटा मैंने आपको पढ़ा के रखा है वहाँ से। क्लियर है, देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ क्लासफुल एड्रेसिंग द एड्रेस स्पेस इज डिवाइडेड इनटू 5 क्लासेस नेमली ए बी सी डी एंड ए, बराबर है। एड्रेसिंग के अंदर इसके जो क्लासेस का डिफरेंशिएशन होता है इसमें 5 क्लासेस रहते हैं, ए बी सी डी ई। ओके, देन हमारे पास आईपी एड्रेस 14.23.120.8, ठीक है, ये जो हमारा क्लास ए एड्रेस है बराबर, ये क्लास ए एड्रेस के अंदर, क्योंकि क्लास ए एड्रेस जो है, ठीक है, ये हमारा जो आता है 0.0.0 से लेके 127.255.255.255 तक, ठीक है। तो ये जो आता है 14, तो इसके बीच में आएगा 14.23.120. ये तो क्लास ए के अंदर आएगा, ये करेक्ट हो चुका। दिन आता है हमारे पास में IPv6 एड्रेस जो है उसके अंदर 16 बिट या फिर आते हैं इसके अंदर 16 बिट ऑक्टेट्स आते हैं, ठीक है। IPv6 एड्रेस के अंदर 16 बिट ऑक्टेट्स आते हैं, 16 बाइट्स, ठीक है। बिट और बाइट में बहुत डिफरेंस होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैंने अगर गलती से बिट का होगा तो काइंडली कंसिडर। ओके, IPv6 एड्रेस के अंदर 16 बाइट रहते हैं, इसमें ये 128 बिट लॉन्ग रहता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देना होगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, तीनों भी स्टेटमेंट्स हमारे करेक्ट हो जाएगी। क्लियर है, चलिए बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस, क्या कह रहा है हमारे पास में, आइडेंटिफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। 2 स्टेटमेंट्स बताए गए, कौन सा सही है कौन सा गलत है पूछा गया था। रजिस्टर मेमोरी स्लो है हमारे रैंडम एक्सेस मेमोरी से, ये बताया गया। ध्यान दीजिएगा इस रजिस्टर मेमोरी फास्ट रहती है
ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी से भी। मेमोरी चार्ट याद कीजिएगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया वो। ओके, ये स्टेटमेंट हमारा सरासर गलत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में EEPROM कैन बी इरेज एंड री रिटर्न मल्टीपल टाइम यूजिंग अ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। आपको एक चीज पता होनी चाहिए, ठीक है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल EEPROM का फुल फॉर्म क्या होता है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, ठीक है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये हमारी एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है गाइस, एक हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, क्लियर है। लेकिन अगर हम लोगों को रोम के अंदर का डेटा हमें इरेज करना रहा तो ये इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रीड ओनली प्रोग्रामेबल मेमोरी EEPROM को हम लोग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स देके उसको हम लोग जो है रीप्रोग्राम कर सकते हैं। तो यही हमारा जो रोम होता है जिसके अंदर हम लोग रीप्रोग्राम कर सकते हैं। अगर हमारे स्टैंडर्ड रोम की बात करते हैं, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, इसको हम लोग रीराइट नहीं कर सकते। एक बार मैन्युफैक्चरर ने रीइंस्टॉल कर दे तो फिर से नहीं होता, लेकिन EEPROM के अंदर ये फैसिलिटी होती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल देके उसको हम लोग क्लियर कर सकते हैं। ओके, बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कहना हमारे पास, फिर से क्वेश्चन पूछा गया, स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। पहला स्टेटमेंट है हमारे पास में, यूनिक्स, लाइनक्स, यूनिक्स एंड विंडोज आर द एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। बराबर, ये ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर भी हम लोग उसको कहते हैं। ठीक है, लाइनक्स, यूनिक्स भी एक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मैनेजेस ऑल द हार्डवेयर कंपोनेंट एक्सेप्ट द CPU एंड मेमोरी। गलत है गाइस, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैंडल नहीं करता। कौन हैंडल करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर हैंडल करता है हार्डवेयर कंपोनेंट्स को। ठीक है, एक्सेप्ट CPU बताया, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, ये सभी चीज़ों को हैंडल करता है। क्लियर है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ओनली वन इज द करेक्ट। ओके, बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है हमारे पास में क्वेश्चन गाइस, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इनवोक्स ऑटोसम फंक्शन। इनमें से कौन से कीबोर्ड फंक्शन में, कीबोर्ड शॉर्टकट के अंदर ऑटोसम फंक्शन रहता है MS Excel 365 में? तो अल्ट प्लस इक्वल्स टू। ठीक है, ये ऑटोसम फॉर्मूला हम लोग इसको इंसर्ट कर सकते हैं। अल्ट प्लस इक्वल साइन अगर हमने इंसर्ट किया तो MS Excel 365 के अंदर ये हम लोग ऑटोसम फंक्शन को इन्वोक कर सकते हैं, इन्वॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते गए, क्या करें हमारे पास में, आइडेंटिफाई वेदर गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ओके, तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया, आइडेंटिफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इन अ हैशटैग अ फिक्स लेंथ मैसेज डाइजेस्ट इज क्रिएटेड आउट ऑफ अ वेरिएबल लेंथ मैसेज। ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, बताया गया। हैशटैग फंक्शंस में क्या होता है, एक फिक्स लेंथ वेरिएबल प्लेन टेक्स्ट जो है, ठीक है, हैश किया जाता है, टिपिकली फिक्स लेंथ हैश वैल्यू में कन्वर्ट किया जाता है, इसको हम लोग मैसेज डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, या फिर हैश कहते हैं। ओके, ये स्टेटमेंट करेक्ट है हमारा। असिमेट्रिक की एनसाइफरमेंट इज कॉल्ड एज अ पब्लिक की एनसाइफरमेंट। बराबर है, ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। क्लियर है, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ठीक है, आई एम अश्योरिंग यू गाइस, ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का था। ठीक है, ये मैं खुद कंसिडर करके आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। जिस तरीके से आपको इलेक्ट्रिकल एस्पिरेंट्स को, ठीक है, जो आपको नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो ये थोड़ा लेवल अप हो जाता है। ये प्रॉपर कंप्यूटर अवेयरनेस के, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स है, वही लोग इसको प्रॉपरली अटेम्प्ट कर पाते हैं। ठीक है, अब क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको क्लियरली उसका मीनिंग क्या होता है, ये क्या क्या यूज होता है, ये आपको मैं बता देता हूँ, लेकिन आपको इसको लेकर बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था हमारा ऑप्शन ए गाइस। चलिए अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू स्प्लिट द डॉक्यूमेंट विंडो इन MS Word 365। MS Office 365 से जुड़ा जो MS Word, ये वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन जो है हमारा, उसमें से अगर हमें डॉक्यूमेंट को स्प्लिट करना होगा तो कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करेंगे? तो अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस S, इस शॉर्टकट की का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। मैंने आपको कहा था फुल फॉर्म और शॉर्टकट फॉर्मूला से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, शॉर्टकट की से, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग थर्ड ट्रस्टेड पार्टी इज सिलेक्टेड टू कंट्रोल द कम्युनिकेशन बिटवीन टू एंटिटीज। ठीक है, थर्ड ट्रस्टेड पार्टी जो है सिलेक्ट की जाती है सो दैट दो एंटिटीज के बीच का जो कम्युनिकेशन है, ठीक है, वो कंट्रोल कर सके, और उसी को हम लोग कहते हैं नोटराइजेशन। ठीक है, नोटराइजेशन ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर देते हैं। ये बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है गाइस, ये सिक्योरिटी मेजरमेंट में मैकेनिज्म में आते हैं, एनसाइफरमेंट, डेटा इंटीग्रिटी, या फिर डेटा डिजिटल सिग्नेचर हो गया, ऑथेंटिकेशन एक्सचेंज, ट्रैफिक पैडिंग हो गया, राउटिंग कंट्रोल, नोटराइजेशन, एक्सेस कंट्रोल, ये सारे सिक्योरिटी मैकेनिज्म से ही होते हैं। उसमें अगर दो एंटिटी के बीच में अगर कम्युनिकेशन हो रहा है, उसको कंट्रोल करने का काम करती है वो थर्ड ट्रस्टेड पार्टी का, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहते हैं नोटराइजेशन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। एक क्वेश्चन में तीन क्वेश्चन आपको मिला के दिए जा रहे हैं।
फ्री डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट अ यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। कमांड बेस्ड सिस्टम है गाइस, यूनिक्स जैसा वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास है ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल अदर प्रोग्राम, करेक्ट है। मैंने आपको अभी बताया था ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंट्रोल करती है बाकी प्रोग्राम्स का एग्जीक्यूशन, क्लियर है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है हमारा। ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज अ इंटरमीडिएटरी बिटवीन यूजर एंड अ कंप्यूटर, बराबर है, यूजर एंड कंप्यूटर के बीच में। अब देखिए कंप्यूटर क्या है, एक डेड मशीन है हम लोग कहेंगे, ठीक है। अगर उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो क्या हम लोग कंप्यूटर को, हमारे डेटा को, आपके हार्ड ड्राइव को किस तरीके से एक्सेस कर पाओगे, ये आपकी यूजर इंटरफेस के थ्रू। और यूजर इंटरफेस कौन प्रोवाइड कर देते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है, अब मुझे बताओ एंड्रॉइड फोन में आपका एंड्रॉइड एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है, तो क्या आप व्हाट्सएप यूट्यूब चला पाओगे क्या, नहीं। एप्लीकेशन को चला पाओगे क्या, नहीं। तो एक जो यूजर और कंप्यूटर के बीच में जो मीडिएटर है या फिर इंटरमीडिएटरी या फिर इंटरमीडियरी जो हो रहा है, ठीक है, वो होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो तीनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। तो ये था गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियसली कंप्यूटर अवेयरनेस इस टॉपिक से पूछे गए। आई होप आपको सेशन काफी अच्छा लगा, सेशन को जरूर लाइक कीजिएगा। और आपको जैसे मैंने आपको बताया था टियर 1 की एक्सप्रेस प्रिपरेशन करनी है तो जरूर इसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा, ओके। तो अगर आपको मैं डिटेल बताना चाहूँगा इस, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो है अराउंड 37 आवर्स का ये कोर्स है, ठीक है। टॉपिक हमने पढ़ा है। कंप्यूटर नॉलेज जो है ये अराउंड 7.5 आवर्स के अंदर आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। रीजनिंग के हम लोग बात करते हैं तो ये होता है 16 आवर्स के अंदर, ठीक है। एंड इंग्लिश की बात करते थे अराउंड 12 to 13, ऐसे टोटल मिला के 70+ आवर्स आपका ये कोर्स हो जाएगा। अच्छी तरीके से आपको प्रिपेयर करा देगा आपके टियर 1 के एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। इसका कूपन कोड ध्यान दीजिएगा, JEAT, इस कूपन कोड से आप हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है तो जरूर इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। एप्लीकेशन के डाउनलोड करने के जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज के कंप्यूटर अवेयरनेस का सेशन कैसा लगा जरूर ये मुझे बताइएगा। टियर 2 की तैयारी करने के लिए भी आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQs के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा, जिसके अंदर आपको कूपन कोड JE70 कूपन कोड को लगा के इससे भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। आपको हमारे रिसेंट सेशन को देखने के लिए गाइस यहाँ पे आपको क्लिक करके देखना होगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिएगा। एप्लीकेशन को भी यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहेगा सो दैट इंपॉर्टेंट अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। कोई भी क्वेरीज आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आई होप आपको सेशन अच्छी तरीके से समझ में होगा। सेशन को लाइक करके आपको दोस्तों के साथ भी शेयर करना होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन गाइज, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं भी हमारे नेक्स्ट सेशन में जल्दी से जल्दी।